तो इस चीज़ को हमने बहुत अच्छी तरीके से ढंग से पढ़ा है। अब हम देखिएगा, हम चीज़ों को हम जब ले रहे हैं तो मतलब पूरा विस्तार तरीके से देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम मौर्योत्तर कालीन की बात करेंगे। मौर्योत्तर कालीन जो वंश है, इसकी आपको हेडिंग डाल लेनी है। हेडिंग डाल लेनी है मौर्योत्तर कालीन। मौर्योत्तर कालीन वंश से भी एग्जाम में पिछले साल कई बार क्वेश्चंस देखे गए। मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ का वध कर उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य का तख्ता पलट कर दिया और शुंग वंश की नींव डाली। ये आपको पता होना चाहिए कि जिस समय मौर्य वंश का जो है अंतिम सम्राट था वो बृहद्रथ था, क्योंकि मौर्य वंश खत्म होने लगा था अशोक के जाने के बाद, और वहाँ से बहुत सारी फूट होने लगी थी। दमनकारी नियम प्रभावित हुए, आर्थिक वित्तीय संकट आए और मौर्यकालीन जो मौर्य वंश था वो धीरे धीरे समाप्त होता गया। तो अंतिम सम्राट जो था मौर्य वंश का वो बृहद्रथ था। उसके कहीं ना कहीं उसका वध हुआ और उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य का तख्ता पलटकर अपना आधिपत्य जमाया और शुंग वंश की नींव डाली। ठीक है, ये दिमाग में डाल लीजिएगा। हमने अभी आपको बता दिया है कि मौर्यकालीन जब भी पड़ा है, पुष्यमित्र शुंग आया है, तो कहीं ना कहीं कोई शासक तभी आधिपत्य अपना जमा पाता है जब सामने वाला कमजोर हो। और यहाँ पर हमने आपको बताया था कि मौर्य साम्राज्य का जो पतन होने के 4 कारण थे कि भाई वित्तीय संकट, दमनकारी नियम, नए ज्ञान का प्रसार और उत्तर पश्चिमी सीमा की उपेक्षा। तभी तो मौर्य साम्राज्य थोड़ा सा क्या हुआ था, कमजोर हुआ, और हमने देखा कि तभी शुंग वंश की स्थापना हुई। मौर्य वंश के पतन के पश्चात कई ब्राह्मण वंशी शासकों ने सत्ता की बागडोर संभाली, जिसमें शुंग वंश, कर्णव वंश, कुषाण वंश और सतवाहन वंश थे। इनको नोट किया जाए रेड पॉइंट को। मौर्य वंश के पतन के पश्चात बहुत ब्राह्मणीय शासक है, सत्ता संभाली, बागडोर संभाली, राजा बने, आधिपत्य जमाया, जिसमें अगर देखा जाए 4 प्रमुख ऐसे हैं वंश, जिसमें शुंग वंश, कर्णव वंश, कुषाण वंश और सतवाहन वंश। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम देखते हैं मौर्योत्तर काल में, तो यह मौर्योत्तर काल में अगर देखा जाए प्रमुख राजवंश में शुंग वंश कब से कब तक रहा है, कर्णव वंश कब से कब तक रहा है, सतवाहन वंश कब से कब तक रहा है, और कुषाण वंश दोस्तों कब से कब तक रहा है। ये आपको हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, और यहाँ पर 4 वंशों के बारे में हमने बात की है। एक एक करके हम जान लेते हैं कि शुंग वंश में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं। शुंग वंश की अगर हम बात करें तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। ये हमने अभी आपको बताया। शुंग की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। शुंग वंश के राजा अपने नाम के अंत में मित्र शब्द का प्रयोग करते थे, अतः कुछ विद्वानों शुंग को सूर्य का उपासक मानते थे, क्योंकि मित्र कहा जाता था सूर्य को। इसलिए हर शुंग वंश का शासक, प्रतापी शासक अपने आगे का नाम बदलकर पीछे का नाम सेम रखते थे। यानी मित्र पुष्यमित्र, है ना, पुष्यमित्र आपको दिख रहा है, तो पुष्यमित्र हुआ। इसी तरीके से अगर हम बात करें दोस्तों, कालिदास का जो ग्रंथ आपने देखा होगा, कालिदास के बहुत सारे ग्रंथ हुए। मेघदूत हुआ, ठीक है ना, मालविकाग्निमित्रम हुआ। इसमें पुष्यमित्र शुंग को कश्यप गोत्र का ब्राह्मण माना गया है। इतिहासकार तारानाथ तथा पाणिनि ने भी उसे ब्राह्मण होने की पुष्टि की है। यानी कुल मिलाकर यह कहा गया है पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था। कालिदास ने भी मान लिया, पाणिनि ने भी मान लिया, तारानाथ ने भी मान लिया। शुंग वंश की अगर हम बात करते हैं तो पुष्यमित्र शुंग ने एक सैन्य क्रांति द्वारा सत्ता हथियाने के समय अपने अंतिम दिनों में कुल 2 अश्वमेघ यज्ञ किए। अश्वमेघ घोड़े को सिंधु नदी के तट पर यवनों द्वारा पकड़ लिए जाने के कारण पुष्यमित्र के नाती वसुमित्र के नेतृत्व में शुंग सेना ने यूनानियों को परास्त किया था। आप देख रहे हो कि यहाँ पर वसुमित्र नाम आया, पुष्यमित्र नाम आया, है ना। इस तरीके से आप देख सकते हो कि लास्ट में मित्र लगा हुआ है। तो कुल कितने अश्वमेघ यज्ञ किए भैया? शुंग वंश ने अश्वमेघ यज्ञ किए हैं। शुंग वंश के पुष्यमित्र ने अश्वमेघ किए हैं 2। अश्वमेघ घोड़े को सिंधु नदी के तट पर यवनों द्वारा पकड़ लिए जाने के कारण पुष्यमित्र के नाती वसुमित्र के नेतृत्व में शुंग सेना ने यूनानियों को परास्त किया। बौद्ध साहित्य दिव्यदान में पुष्यमित्र को बौद्ध पर अत्याचार करने वाला बताया गया, यानी बौद्धों पर अत्याचार करने वाला। पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत और सांची के स्तूपों का पुनर्निर्माण करवाया।
शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव ने कर दी तथा इसी साथ इस वंश का शासन समाप्त हो गया और कोई नया शासन आया होगा। तो अब आया है कर्णव राजवंश। इस वंश की स्थापना की अगर हमने बात की है तो आपको पता है कि शासन समाप्त होने का रीजन था ब्राह्मण मंत्री जो शुंग वंश में था, देवभूति का ब्राह्मण मंत्री था वासुदेव, और उसके मंत्री ने ही वासुदेव के मंत्री यानी देवभूत के मंत्री वासुदेव ने उसकी हत्या कर दी। शासन समाप्त हुआ, कर्णव वंश की शिलालेख रखी गई और कर्णव वंश की आधारशिला में स्थापना वासुदेव ने की। वासुदेव करना चाहिए, यहाँ पर वासुदेव होना चाहिए, उल्टा लिख गया, ठीक है ना। 73 ईसा पूर्व में हुई। इस वंश का शासन मात्र 45 वर्ष रहा, जिसमें 4 शासकों ने राज्य किया। इस वंश का तीसरा शासक नारायण कर्णव एक अयोग्य एवं निर्बल शासक था, जो बहुत ही कमजोर शासक माना गया। किसका? कर्णव वंश का। अब जहां भी एक राजा कहीं ना कहीं निर्बल हो जाए, अयोग्य हो जाए, तो समझ लो कि उसकी नैया डूबने वाली है। इसके कार्यकाल में मगध साम्राज्य का विस्तार मात्र बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों तक रह गया। कर्णव वंश ने ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना में भारी योगदान दिया। 27 ईसा पूर्व में इस वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर उसके सेनापति सीमुक ने इस वंश की आधारशिला को ही खत्म कर दिया। यानी सुशर्मा जो है अंतिम शासक रहा है कर्णव राजवंश का, और इसकी हत्या करने वाला सीमुक था, और सीमुक ने जो है इसकी हत्या कर दी। कुषाण राजवंश की अगर मैं बात करूं तो इसके बाद मगध पर कुषाण वंश का आधिपत्य हुआ। अगर हम देखा जाए, कर्णव राजवंश खत्म हुआ, कर्णव राजवंश खत्म हुआ, कर्णव राजवंश के बाद कुषाण राजवंश आया, मगध पर कुषाण राजवंश का आधिपत्य हुआ, आधारशिला रखी गई। कुजल कटफेशज को कुषाण वंश का संस्थापक माना गया, जो कि महान कुषाण सम्राट कनिष्क के परदादा थे, जो परदादा हुए वो माने गए। कुषाण वंश का प्रसिद्ध सम्राट कनिष्क माना गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुषाण वंश को यहाँ पर कनिष्क ने बहुत कार्य किए हैं इतिहास में, जिसकी पहली राजधानी पुरुषपुर थी तथा दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के का प्रचलन करने के लिए अगर श्रेय जाता है किसी को तो कुषाणों को ही जाता है। क्वेश्चन में कई बार आया कि कनिष्क को क्या कहा जाता है, द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है, कनिष्क को कहा जाता है, या सोने का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया, सोने का प्रचलन किसने सबसे पहले शुरू किया, तो कुषाणों ने किया, ठीक है। या किसके शासनकाल में हुआ, तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा मेरे लाल, ठीक है, याद रखिए। कुषाण वंश ही वह वंश था जिसकी सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थीं। कला की गंधार शैली भी कनिष्क के ही शासन काल में ही पनपी थी। जो गंधार शैली है, एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है कि गंधार शैली किसके शासनकाल में सर्वाधिक प्रचलित थी, तो कनिष्क के शासनकाल में। शक संवत शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, यह भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि शक संवत शुरू करने का श्रेय जाता है कनिष्क को जाता है, और कनिष्क ने ही बुद्ध अंकित सिक्कों का प्रचलन शुरू किया। यानी जो सिक्के हैं, सोने के सिक्के के लिए कुषाण वंश जाना जाता है। और अगर बुद्ध की प्रतिमाओं का उत्कीर्णन देखा जाए, सिक्कों पर प्रचलन देखा जाए, तो यह कनिष्क के शासनकाल में ही शुरू हुआ था। यह भी नोट किया जाए तो आप देख रहे हो कि कनिष्क से अभी क्वेश्चन थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। यह भी माना जाता है कि कुषाण काल में ही मूर्ति पूजन की शुभारंभ हुआ था। यानी मूर्ति पूजन की शुरुआत भी कुषाण काल में ही शुरू हुई। कुषाण काल ऐसा तो था नहीं कि हमेशा चलता रहेगा। कुछ ना कुछ वंश में बड़े बड़े वंश आए, बड़े बड़े वंशों में कुछ कमियां रहीं, कमजोरी हुई, निर्बल शासक हुए और खत्म हुए। कुषाण वंश का भी पतन हुआ, उसके पश्चात सातवाहन वंश का उदय हुआ। सातवाहन वंश हेडिंग डालिएगा, और सातवाहन राजवंश 60 ईसा पूर्व से 240 तक चला। आंध्र देशीय सातवाहन वंश या सातकर्णी वंश के नाम से जाना गया। सीमुक ने इसकी आधारशिला रखी। आपको बता दें कि जिसे सिंधुक, सिसुक और सिप्रक के नाम से जाना जाता है, इसको इंपॉर्टेंट फैक्ट में ट्रिपल स्टार में लिखिएगा। इन्हें आंध्र जाति का बताया गया है, इसीलिए आंध्र देशी सातवाहन कहा गया। कर्णव वंश के बाद सातवाहन वंश भी मगध पर साम्राज्य स्थापित किया। सातवाहन वंश का महान शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी माना जाता है।
आप सभी को बता दें कि हर वंश में कोई ना कोई प्रतापी राजा हमेशा की तरह आया और गया, अपने पदचिन्हों को छोड़कर गया, अपने कार्यों को छोड़कर गया। उसी तरीके से सतकीर्ण को जो है माना गया सतवाहन वंश का महान शासक। गौतमी पुत्र सतकीर्ण को अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया। ये सभी हम जो है राजवंश पढ़ रहे हैं, ये लगभग ब्राह्मण राजवंश हैं। सतकीर्ण ने प्रतिष्ठान नामक नगर को अपनी राजधानी बनाया। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली सतवाहन साम्राज्य था। सतवाहन वंश के 17वें शासनकाल में गाथा सप्तशती नामक गीत काव्य की रचना की गई। इसको